Hello everyone, I welcome you all once again to my education channel Prabhavi Education Hub, and in this video we will be talking about the 28 months of Congress rule. ये कांग्रेस रूल जब इलेक्शन हुआ था प्रोविंशियल इलेक्शन 1937, तो कांग्रेस बहुत सारे सीटों पे जीती थी और बहुत जगह सरकार बनाया था इसने। ठीक है, तो उसके बाद इसने मिनिस्ट्री प्रोविंशियल गवर्नमेंट में अपनी सरकार बना के क्या क्या काम किया। 28 महीने का इनका टेन्योर था, 2 साल और 4 महीने का। इस शॉर्ट पीरियड में भी बहुत कुछ इन्होंने अचीव किया, बहुत सारा काम किया। हालांकि वर्ल्ड वार 2 आ गया इसी बीच में और इनको रिजाइन करना पड़ा, लेकिन ये काफ़ी कंस्ट्रक्टिव काम कर रहे थे। कुछ इनमें इश्यूज भी थे। एनीवे सारी बातों को जानेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे इस चैप्टर में। तो ये चैप्टर 26 है, ठीक है, 26th चैप्टर है ये मॉडर्न हिस्ट्री का। बिपिन चंद्रा का इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस मैं कवर कर रहा हूँ, और आपको नोट के लिए बिल्कुल वरी नहीं होना है। आपको नोट मिल जाएगा पीडीएफ के तौर पे। मैं लास्ट में आपको, जब ये सीरीज बहुत जल्दी कंप्लीट कर दूंगा और उसके बाद आपको पीडीएफ भी दे दूंगा, ताकि आपका रिवीजन जो पार्ट है वो होता रहे। आपको वीडियो देखनी है, नोट के साथ आपको बार बार रिवाइज करना है। ओके, चलते हैं, स्टार्ट करते। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ये मेरा रिक्वेस्ट रहता है आप लोगों से। आप लोग करते नहीं हो, लेकिन करना चाहिए। एनीवे एक एक करके पॉइंट वाइज हम लोग देखेंगे, ठीक है। पहला पॉइंट है यहाँ पे, कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने लास्टली डिसीजन लिया। गवर्नमेंट के साथ थोड़ा डिस्प्यूट हो गया था इनका, कुछ मैटर्स थे, लेकिन अल्टीमेटली इन्होंने सरकार बनाने के लिए एक्सेप्ट कर लिया। दे एक्सेप्टेड द ऑफिस अंडर एक्ट ऑफ 1935, जिसके विरोध में इनको काम करना था, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट किया इसी एक्ट के तहत ऑफिसेस को। प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट थी वहाँ पे सरकार बनाई इन्होंने, प्रोविंसेस में सरकार बनाई इन्होंने, और अल्टीमेटली प्रोविंसेस में सरकार बनाने का जो निर्णय था उसको इन्होंने लिया, ठीक है। दे फॉर्म्ड मिनिस्ट्रीज इन 6 प्रोविंसेस सच एज मद्रास, बॉम्बे, सेंट्रल प्रोविंस, उड़ीसा, बिहार एंड यूपी। एंड बाद में इन्होंने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में भी अपनी सरकार बनाई और असम में भी सरकार बनाई इन्होंने। तो देख सकते हो कि अल्टीमेटली इन्होंने 8 प्रोविंसेस में अपनी सरकार बना ली, और बहुत बड़ा नंबर है ये, बहुत बड़े नंबर पे इन्होंने, बड़े तौर पे इन्होंने सरकार बनाया है। आप देख सकते हो, ये याद रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है। वो कौन से 6 प्रोविंसेस हैं इनिशियली जहाँ पे इन्होंने सरकार बनाई थी? वो था मद्रास, वो था बॉम्बे, वो था सेंट्रल प्रोविंस, जो कि आज के डेट में यूपी है, ठीक है, एंड सॉरी ये एमपी है, सेंट्रल प्रोविंस, ठीक है, आज के डेट में। नेक्स्ट है उड़ीसा, बिहार, यूपी, ठीक है, यूनाइटेड प्रोविंस जिसको उस समय कहते थे। यहाँ पे इन्होंने सरकार बना ली। बाद में इन्होंने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में भी और असम में भी सरकार बनाई। आगे बढ़ते हैं। एक सेंट्रल कंट्रोल बोर्ड इन्होंने एस्टेब्लिश किया, बिकॉज उस समय क्या चल रहा था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो टारगेट था ये एक्ट के द्वारा, वो ये टारगेट था कि इनको कहीं ना कहीं ल्योर करें हम लोग प्रोविंस से, जिसको कहते हैं प्रोविंशियलाइजेशन। मतलब कि ये लोग प्रोविंसेस में जब आ जाएंगे, टेस्ट ले लेंगे पावर का, तो ये लोग छोड़ेंगे नहीं। ये क्या है, और अल्टीमेटली हम लोग सेंटर पे बैठे रहेंगे एज ए ब्रिटिशर्स, और हम इनको कंट्रोल करते रहेंगे। तो इसको चेक करने के लिए हमारे कांग्रेस वालों ने एक सेंट्रल बोर्ड बनाया, कंट्रोल बोर्ड, जिसका नाम दिया इन्होंने पार्लियामेंट्री सब कमिटी। इसके मेंबर थे पटेल, सरदार पटेल, अब्दुल कलाम आजाद और राजेंद्र प्रसाद, इसके मेंबर थे। इनका काम ही यही था कि कहीं हम लोग अपने मेन मोटो से डाइवर्ट तो ना हो जाए, कहीं हम लोग रियली प्रोविंशियलाइजेशन की तरफ तो नहीं जाएंगे। इसको चेक करने के लिए ये एक बोर्ड बनाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड था, इसने चेक भी किया, बहुत अच्छा काम भी किया। एंड अल्टीमेटली इनका टारगेट ये था कि हम लोग सोशल रिफॉर्म करेंगे थ्रू लेजिस्लेचर, सोशल रिफॉर्म करेंगे थ्रू लेजिस्लेचर, एंड कैरी करेंगे हम अपने स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस को। हमको डेविएट नहीं होना है। जो सरकार उस समय चाहती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की, ये लोगों को ल्योर करके, ये लोगों को सीटों का लालच दिखा के इन लोगों को अपने कब्जे में कर लेंगे, इससे हम लोगों को बचना है। ये सारा जो टास्क दिया गया था वो सेंट्रल कंट्रोल बोर्ड, जिसका नाम था पार्लियामेंट्री सब कमिटी, जिसके मेंबर थे सरदार पटेल, अब्दुल कलाम आजाद और राजेंद्र प्रसाद। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखते हैं। गांधी जी हरिजन में अपने एडिटोरियल्स लिखते रहते थे। हरिजन जो छपता था वो गांधी जी का ही एडिटरशिप में छपता था। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, हरिजन वाज
हु वॉज द एडिटर ऑफ हरिजन, तो ऐसे आपको गांधी जी आंसर देना है, ठीक है। तो गांधी जी ने हरिजन में एक बार 7 अगस्त 1937 को ये लिखा था कि दीज ऑफिसेस हैव टू बी हेल्ड लाइटली एंड नॉट टाइटली। इन्होंने कहा कि देखो ऑफिस तो तुम लोग ले रहे हो, कांग्रेस वालों को इन्होंने बोला, लेकिन इसको लाइटली लेना, टाइटली मत लेना, मतलब कि इसमें बिल्कुल सरकार जैसा चाहे वैसा मत करने लग जाना, और इसको बचाने के लिए बिल्कुल मरने मत लगना, करप्ट मत होना, इसको टेक इट एज ए लाइटली बट डोंट टाइटली, नॉट टाइटली, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। He also advised congressmen to use the Act 1935 in a manner not expected by them. Them के मतलब यहाँ पे ब्रिटिशर्स, कि जैसा ब्रिटिशर्स चाहते थे कि मतलब हम लोग इससे तोड़ेंगे इनको, इनके अंदर की यूनिटी को तोड़ देंगे, प्रोविंशियलाइजेशन करेंगे, वो सब के हिसाब से काम नहीं करना है आप लोगों को। इन्होंने एडवाइस किया कांग्रेसमैन को कि 1935 का जो एक्ट है उसके हिसाब से मत काम करने लग जाना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो इनके राइटर थे, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई थी, तो जवाहरलाल नेहरू। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इन्होंने भी लिखा कि देयर वाज ए सेंस ऑफ इमेंस रिलीफ एज ऑफ द लिफ्टिंग ऑफ द वेट विच हैड बीन ऑप्रेसिंग द पीपल। ये बात कर रहे हैं कि जो हमने सरकार बनाई है उससे क्या है, जो जनता के ऊपर जो एक प्रेशर था, ऑपरेशन का एक ऑपरेसिव मेजर लिया गया था, कब, सीडीएम के दौरान, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान बहुत सारे राइट्स किसानों के छीन लिए गए थे, बहुत सारे मेजर्स ऐसे लगाए गए थे जिससे कि एंटी गवर्नमेंटल एक्टिविटीज को रोका जा सके। तो वो सब एक दबाव में जी रही थी जनता, और कहीं ना कहीं सरकार बनाने से जो लोग एक्चुअली खाकी पहन के स्ट्रगल कर रहे थे अब वही उनको लीड करेंगे, तो एक सेंस ऑफ रिलीफ लोगों को मिलेगा, ठीक है। ऐसा इन्होंने, जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था डिस्कवरी ऑफ इंडिया में। देयर वाज ए रिलीज ऑफ लॉन्ग सप्रेस्ड मास एनर्जी विच वाज एविडेंट एवरीवेयर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द ओल्ड स्टैंडर्ड्स हैड फॉलन। उन्होंने कहा कि मतलब जो यूरोपियन ड्रेस था पहले चल रहा था प्रोविंसेस में, यूरोपियन ही शासन कर रहे थे वहाँ पे, सिंबल ऑफ जो पोजीशन एंड अथॉरिटी था वो सब खत्म हो गया। मैं एक इंसिडेंट बता दूं कि जब ये नई नई सरकारें बन रही थी ना, तो वहाँ पे उनके जो वर्किंग प्लेसेस थे, वहाँ पे ऑफिस, सरकारी दफ्तरों में लोग ऐसे जाते थे कि पहचान में नहीं आते थे, मतलब यही क्या नेता हैं या यही लोग हैं। मतलब लोगों का एक्सेसिबिलिटी जो था गवर्नमेंट को लेकर वो काफ़ी वाइड स्प्रेड हुआ, लोग अपने नेताओं से डायरेक्ट मिलने लगे, बात करने लगे, एकदम मतलब पार्लियामेंट जो विधानसभा वगैरह जो प्रोविंशियल जो लेजिस्लेचर था उसमें भी घुसते थे, हर जगह एंट्री इनकी ओपन हो गई। तो एक कह सकते हो कि सेंस ऑफ रिलीफ तो मिला ही मिला, और जो यूरोपियन सिंबल था, ड्रेस था, वो सब भी खत्म हो गया, ठीक है। तो ये सब अचीवमेंट रहा सरकार बनाने का। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस डेमोन्स्ट्रेटेड had opportunity to demonstrate, could not only lead the people in mass struggle but also used state power for their benefit। तो कांग्रेस को ये सरकार बनाने से एक अपॉर्चुनिटी मिला कि वो डेमोन्स्ट्रेट कर सके कि नॉट ओनली हम लोग मास को लीड कर सकते हैं, मास स्ट्रगल में पीपल को लीड करने का तो हमने काम किया है, वो चाहे 1920 के आसपास का 2021 में जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ, चाहे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ, उसके वो सब तो इन्होंने करके दिखा दिया था कि हम लोग मास को लीड करते हैं, लेकिन क्या शासन कर सकते हैं, मास के बेनिफिट के लिए स्टेट का पावर यूज कर सकते हैं, वो भी एक अपॉर्चुनिटी इनको मिली ये सरकार बनाने की वजह से। तो क्या इन्होंने किया वो आगे चल के आपको पता चल जाएगा। However, there were limitations on the Congress ministries' power and financial resources। बहुत सारा पावर तो मिल गया, बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर तो आ गया। अब इनके मैनिफेस्टो में भी इन्होंने बोला था कांग्रेस वालों ने कि हम सरकार बनाएंगे तो आपको ये देंगे, वो देंगे, सिविल लिबर्टीज, लैंड का जो इशू है, टेनेंसी का जो इशू है, किसानों से रिलेटेड जो मुद्दे हैं वो सब हम लोग दूर कर देंगे, वो सब ठीक कर देंगे। लेकिन इसके लिए चाहिए था बहुत सारा फाइनेंशियल रिसोर्स और बहुत सारे पावर्स जो इनके पास नहीं था। ये वैसे लोग थे जिन्होंने सरकार तो बना लिया, लेकिन अल्टीमेट पावर था ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास जो बैठी थी सेंटर में, और फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी इनके पास बहुत लिमिटेड थे, बहुत ही कम थे। तो क्या ये काम कर पाते, बड़ा मुश्किल सवाल है और बहुत ही डिफिकल्ट था इनके लिए इनफैक्ट कि मतलब इनसे इतने कम रिसोर्सेज में इतने
कम पावर के साथ लोगों के एस्पायरेशन को पूरा करना बहुत मुश्किल हुआ। एनीवे इन्होंने बहुत सारे अचीवमेंट्स किए, वो आपको मैं बताता चलता हूँ। आगे बढ़ते हैं। दे डिड ट्राई टू इंट्रोड्यूस सम रिफॉर्म्स, इन्होंने कुछ रिफॉर्म्स डेफिनेटली किए, जैसे कि एमेलियोरेटिव मेजर्स लिए इन्होंने, किसानों को लेकर काफ़ी सुधार करने की कोशिश की, बहुत जगह फेल भी हुआ, बहुत जगह सक्सेसफुल भी रहे। टेनेंसी बिल, बहुत सारा रिफॉर्म इन्होंने करने का कोशिश किया, इंट्रोड्यूस भी किया, उसको एक एक करके फर्दर सब्सिक्वेंट पॉइंट्स में आपको मिल जाएंगे, ताकि लोगों का जो कंडीशन था, मास का जो कंडीशन था, उसको इम्प्रूव किया जा सके। इन्होंने सबसे पहला जो स्टेप लिया, इन्होंने खुद की सैलरीज को कम कर दिया। जो मंथली सैलरी इनकी अर्लियर 2000 के आसपास हुआ करती थी, जब ये इनकी सरकार नहीं थी, तो भी लोग सरकार में थे, उनकी सैलरी 2000 हुआ करती थी, इन्होंने इसको कम कर दिया, 500 पर मंथ कर दिया। तो पहला स्टेप तो जो था इनका यही एक, मतलब ये एक आप कह सकते हो कि एक प्रतीक है, कि मतलब दिखाने का कि रियली हम लोग आपके लिए काम कर रहे हैं, खुद की भी सैलरी से हमें कोई मतलब नहीं है। इट हैज़ बीन रिड्यूस टू 500 रुपीज़, सीधा मतलब एक चौथाई कर देना एक बहुत बड़ा स्टेप था। और इन्होंने इंश्योर किया कि पीपल शैल मीट देम विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस, सो इजीली एक्सेसिबल हो सके। और इसका उदाहरण मैंने आपको दिया है कि लोग आसानी से, इवन जो प्रोविंशियल जो लेजिस्लेचर था वहाँ तक पहुँच जाने लगे, ऑफिसेस में, दफ्तर में, लोगों का एक्सेसिबिलिटी डेफिनेटली बढ़ा था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, जितने भी इमरजेंसी पावर्स थे ड्यूरिंग जो 1932 के जो सीडीएम के दौरान, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान जो सरकार ने लगाया था, उसको इन्होंने, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे पब्लिक सेफ्टी एक्ट था, जिसके तौर पे बहुत सारे मीजर्स लिए थे जो कि काफ़ी हैरेस थे लोगों के लिए, उसको रिपील किया। ऐसे लाइक जो कई सारे ऐसे जो नियम थे जो बने थे इमरजेंसी पावर्स के तौर पे 1932 के दौरान में, उनको इन्होंने ख़त्म किया। बैन जो था इलीगल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन सच एज हिंदुस्तान सेवा दल, ये एक दल देख लो, हिंदुस्तान सेवा दल यूथ लीग, इस पर बैन लगा दिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, और इसको भी इन्होंने बैन को हटा दिया। पॉलिटिकल बुक एंड जर्नल्स पे जो भी बैन्स लगे थे, जो लिखते थे सरकार के खिलाफ और उन पे बैन लगा दिया जाता था, वो सारा सिस्टम भी इन्होंने खत्म किया। कई सारे जो बैन ऑलरेडी लगे थे उसको हटा दिया इन्होंने। साथ में कम्युनिस्ट पार्टी पे बैन जो लगा था, इसको भी कोशिश किया इन्होंने हटाने का, लेकिन हटा नहीं पाए। रीजन बीइंग कि कम्युनिस्ट पार्टी का जो बैन था वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाया गया था, वो तभी बैन हट सकता था जब सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती। ये तो प्रोविंसेस में इन्होंने सरकार बनाई थी, लेकिन सेंटर में तो ब्रिटिश गवर्नमेंट बैठी थी, तो ये हटाना इनके लिए पॉसिबल नहीं था। लेकिन इनके प्रोविंसेस में जहाँ भी सरकारें बनी, वहाँ पे कम्युनिस्ट एक्टिविटी को उन्होंने खुला छूट दिया। भले इन्होंने जो बैन था हटा नहीं पाए, लेकिन पूरा सपोर्ट था इनका कम्युनिस्ट को, और कम्युनिस्ट खुल के अपनी एक्टिविटी करते थे। ठीक है, तो जो भी रिस्ट्रिक्शन प्रेस पे भी थी उसको भी इन्होंने रिमूव किया, हटाया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ब्लैक लिस्टिंग जो हुआ था न्यूज़पेपर वगैरह का, उसको भी हटा दिया गया। दैट वाज आल्सो गिवन अप। कॉन्फिस्केटेड जो आर्म्स थे जो कि लोगों के ले लिए गए थे, जब्त कर लिए गए थे, उसको भी रिटर्न कर दिया गया लोगों को। एंड फोरफिटेड आर्म्स वगैरह जो लाइसेंस जो खत्म किए गए थे उसको भी रीस्टोर्ड कर दिया गया। आर्म्स का लाइसेंस कई लोगों का खत्म कर दिया गया था सरकार के द्वारा, उसको भी दोबारा वापस दे दिया गया। तो ये सारे अच्छे काम इन्होंने किए। पुलिस पावर्स एक्चुअली देखो, ब्रिटिश गवर्नमेंट जब थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट जब प्रोविंसेस में भी रूल कर रही थी, तो वो क्या है, रूल करती थी। पुलिस इनका मेन हथियार था, पुलिस के द्वारा ही ये सप्रेस करके लोगों पे शासन करते थे। तो ये एक इनका एजेंडा था। जब ये चुनाव लड़ने आए थे कांग्रेस, तो इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में भी कहा जो पुलिस पावर है उसको हम लोग खत्म करेंगे, कम करेंगे। ठीक है, बिल्कुल तो नहीं खत्म कर सकते, लेकिन कम करेंगे। और जो आर्बिट्रेरी यूज जो होता था पुलिस पावर का, उसको हम लोग डेफिनेटली कर्व करेंगे। इन्होंने किया भी। पुलिस पावर्स यहाँ पे देख सकते हो आप, पुलिस पावर वेर कर्व्ड एंड रिपोर्टिंग ऑफ पब्लिक स्पीचेज एंड शैडोइंग ऑफ पॉलिटिकल वर्कर्स बाय सीआईडी। सीआईडी क्या करते थे, ये जो पॉलिटिकल वर्कर्स थे इनके पीछे लगे रहते थे, क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ये सब इनका जो पावर था खत्म कर दिया। और एजेंट्स सीआईडी के जो थे उनको स्टॉप किया गया सब करने से।
साथ में कई सारे जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे, डिटेन्यूज थे, उनको भी छोड़ने का काम किया, उनको छोड़ दिया गया। लेकिन कुछ लोग जो वायलेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे, उनको ये छुड़ाने में बहुत दिक्कत हुई इनको। इसका एग्जाम्पल देखो, फरवरी 1938 में देयर वर 15 सच प्रिजनर्स इन यूपी, जो कि वायलेंट केस में एक्चुअली ये लोग इनको सजा हुई थी। इनको छुड़ाना बड़ा मुश्किल था, बिकॉज सेंटर इनको अप्रूव नहीं करती थी। ठीक है, तो यूपी और 15 थे यूपी में प्रिजनर्स, और लाइकवाइज 23 थे बिहार में। इनको छुड़ाने में बहुत दिक्कत हुई। दे रिलीज रिक्वायर्ड कंसेंट बाय द गवर्नर्स विच वाज रिफ्यूज्ड। गवर्नर कहाँ किसका होता था? तो गवर्नर सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी, सेंट्रल जो गवर्नमेंट थी, वो अपना गवर्नर चुनती थी, और अल्टीमेट पावर गवर्नर के पास ही था कि इन कैदियों को छोड़ा जाए जो कि वायलेंट एक्टिविटी में थे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो पॉलिटिकल वाले थे तो इनको छुड़ा लिया इन्होंने, पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे क्या, वायलेंट वाले एक्टिविटी में जो थे उनको छुड़ाने में बहुत दिक्कत हुई। द मिनिस्ट्री ऑफ यूपी एंड बिहार रिजाइंड ऑन द इशू। इसी बेसिस पे यूपी और बिहार की मिनिस्ट्री ने रिजिग्नेशन भी दिया एक बार 15 फरवरी को, और अल्टीमेटली प्रेशर आया सरकार के ऊपर, एंड अल्टीमेटली उनको छोड़ा गया, और फिर से सरकार वहाँ पे बनी यूपी और बिहार में। ठीक है, तो देखो एक बार रिजिग्नेशन भी हुआ इसके लिए। तो इतना इम्पोर्टेंट हो गया था कि मतलब जो भी वादे इन्होंने किए, इन्होंने बोला था कि हम जो प्रिजनर्स हैं उनको छुड़ाएंगे, अपने मैनिफेस्टो में बोला था, वो भी इन्होंने कैसे भी करके पूरा करना पड़े, इन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया कि हम लोग करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंस। द डिफरेंस अचानक से, एक्चुअली डिफरेंस तो पहले से ही चल रहा था। डिफरेंस किसके किसके बीच में चल रहा था? कांग्रेस प्रोविंसेस जो थी, जहाँ पे कांग्रेस की सरकार बनी थी, और कुछ नॉन कांग्रेस प्रोविंसेस थी जैसे कि बंगाल और पंजाब में, वहाँ दोनों के बीच में डिफरेंस था। कांग्रेस के द्वारा जो मिनिस्ट्री बनाई गई थी, वहाँ पे इन्होंने प्रोग्रेसिव काम तो किया, इन्होंने बहुत सारे ऐसे गलत सलत जो चीज़ें थी उनको ख़त्म की, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। लेकिन जो नॉन कांग्रेस प्रोविंसेस थी, जैसे कि बंगाल में कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई थी, तो वहाँ पे नॉन कांग्रेस की सरकार थी। पंजाब में भी नहीं मेजोरिटी थी इन दोनों जगह में, तो यहाँ पे दूसरी सरकारें बनी थी। तो वो दूसरी सरकारों ने सिविल लिबर्टीज़ को जो प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व नहीं किया। इनफैक्ट वहाँ पे तो कई बार ऐसा हुआ कि और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट नियम आ गए। तो ये एक दिक्कत थी बिटवीन द डिफरेंस था बिटवीन द कांग्रेस प्रोविंसेस एंड नॉन कांग्रेस प्रोविंसेस। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इन बॉम्बे दे टुक स्टेप टू रिस्टोर टू ओरिजिनल ऑनर्स लैंड्स। जैसे कि इसमें यहाँ पे इन्होंने क्या किया, ये भी मुश्किल था। नो टैक्स कैंपेन चलाया इन्होंने। जो एक्चुअल ऑनर थे, जिनका लैंडलॉर्ड्स के हाथ में चला गया था, उसको रीस्टोर करने के लिए इन्होंने कोशिश किया, और इनफैक्ट किया भी लास्टली। लेकिन इतना आसान नहीं था। यहाँ पे सरकार नहीं मान रही थी, सेंट्रल गवर्नमेंट मान ही नहीं रही थी, इनके बिल को पास ही नहीं होने दे रही थी। लास्टली इन्होंने बोला कि हम लोग रिजाइन करेंगे। तो अल्टीमेटली प्रेशर आया सरकार के ऊपर, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर, और अल्टीमेटली ये जो ऑनर्स थे, जो एक्चुअल ऑनर्स होने चाहिए थे, उनको उनका लैंड का राइट मिला बॉम्बे में। आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल ब्लेमिसेस ऑन कांग्रेस। हुआ क्या, सर्टेन ब्लेमिसेस ऑन द कांग्रेस। कांग्रेस के ऊपर कुछ आरोप भी लगे। जहाँ जहाँ सरकारें थी कांग्रेस की, जिन जिन प्रोविंसेस में कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई थी, वहाँ पे क्या उन्होंने बिल्कुल बिना कोई आरोप के काम किया? नहीं, आरोप लगे। आरोप एक्चुअल आरोप भी थे, करप्शन के भी चार्ज लगे। इनफैक्ट इन्होंने सिविल लिबर्टीज को भी खत्म करने का कई जगह एक्शन लिया, जैसे कि मद्रास, बॉम्बे, ये सब एग्जाम्पल है। एक व्यक्ति थे यूसुफ मेहर अली, ये व्यक्ति देख लो, यूसुफ मेहर अली, ये एक सोशलिस्ट लीडर थे, और इनको प्रोसिक्यूट किया गया मद्रास में इनको प्रोसिक्यूट किया गया। क्यों? क्योंकि ये कुछ इलेक्टिस्ट थे, सोशलिस्ट लीडर थे, तो राइट वालों के अगेंस्ट में बोला इन्होंने, सरकार के अगेंस्ट में बोला, इनको प्रोसिक्यूट किया गया। एक और एग्जांपल है एसएस बाटली वाला का। एसएस बाटली वाला, ये भी मद्रास गवर्नमेंट ने भी इनको भी प्रोसिक्यूट किया था। ये भी सेडिशियस स्पीच दे रहे थे, और इनको भी सजा सुनाई गई 6 मंथ की। लेकिन नेहरू इसमें बीच में आ गए। नेहरू आए और बोले कि यार हमने बोला था कि हम सिविल लिबर्टीज के लिए नहीं कभी भी, मतलब सिविल लिबर्टीज को रीस्टोर करेंगे, और आप लोग तो ऐसा कर रहे हो कि अब अपने बंदों को ही जेल में डाल रहे हो।
सेडिशन के चार्ज लगा के ये बिल्कुल गलत है, नॉन एक्सेप्टेबल है। वहाँ पे फिर लेफ्ट और राइट वाली लड़ाई शुरू हो गई, लेफ्ट वर्सेस राइट वाली लड़ाई यहाँ पे शुरू हो गई। नेहरू लेफ्ट को सपोर्ट कर रहे थे उस समय, और राइट को उस समय जैसे कि सी राजगोपालाचारी वगैरह ये सब बड़े नाम थे। तो यहाँ पे अगेन लड़ाई शुरू हो गई, ठीक है। और अल्टीमेटली हुआ क्या कि इनको छोड़ना पड़ा, जो एस बाटली वाला थे इनको छोड़ना पड़ा, जल्दी ही छोड़ दिया गया इनको। एनीवे बट ऐसा भी हुआ, इन पे आरोप लगा कि के मुंशी द होम मिनिस्टर ऑफ बॉम्बे यूज द CID टू वॉच द कम्युनिस्ट एंड अदर लेफ्ट विंग कांग्रेसमैन। यहाँ पे देखो के मुंशी ने खुद ही अपने बंदों पे विजिलेंस लगाया, कह सकते हैं कि CID के द्वारा बोला कि इनकी एक्टिविटी को मॉनिटर करो, ये सरकार विरोधी एक्टिविटी तो नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं हमें बताओ। तो देखो के मुंशी जब होम मिनिस्टर थे, ये भी एक राइट विंग के नेता थे और इन्होंने भी ये काम किया। तो कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर अगेन आरोप लगने लगे कि भाई जो तुम जिसके लिए तुम लड़ रहे थे उसी चीज को आके कर रहे हो, सरकार में आके तुम भी तो वही कर रहे हो। तुम किस लिए लड़ रहे थे कि हम हमारे पीछे CID लगी रहती है, और तुम जब सरकार में आए तो तुम भी वही काम कर रहे हो। तो ये सारे इनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप। नेक्स्ट, कांग्रेस मिनिस्ट्रीज एंड पीजेंट्स एंड वर्कर्स के लिए क्या किया। कांग्रेस की जहाँ जहाँ सरकारें बनी, जिन जिन प्रोविंसेस में, उन्होंने पीजेंट्स एंड वर्कर्स के लिए क्या किया। तो कांग्रेस ने बहुत काम किया, जमींदारी सिस्टम को खत्म करने का कोशिश किया, लेकिन हो नहीं पाया। वो इसलिए नहीं पाया बिकॉज एक रीजन ये था कि जमींदार तो एक्चुअली सपोर्टर थे, इनके कांग्रेस के सपोर्टर थे। जब मूवमेंट होता था तो कांग्रेस को सपोर्ट करते थे, और बहुत सारे और भी मतलब बहुत सारे रीजन थे जिसकी वजह से नहीं जमींदारी सिस्टम खत्म कर पाए। उनमें से एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर 1935 का बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे देखो, The Congress could not attempt a complete overhaul of agrarian structure by completely eliminating जमींदारी सिस्टम। क्यों नहीं कर पाए? दो रीजन था, The constitutional structure of 1935 Act and extreme lack financial resources। ये पहला, दोनों मिला के पहला रीजन है कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर भी ऐसा था कि उसमें पावर नहीं दिया गया था इनको इतना कि मतलब लैंड लॉर्ड सिस्टम को या फिर जमींदारी सिस्टम को आप खत्म कर सको। तो एक तो रीजन ये, साथ में फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी नहीं थे, ऊपर से एक सपोर्टर भी थे ये लोग जमींदारी वाले जो थे। द स्मॉलर लैंडलॉर्ड्स वेर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन द नेशनल मूवमेंट। दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन वाई जो कांग्रेस थी वो नहीं चाहती थी कि जमींदारी सिस्टम को बिल्कुल खत्म किया जाए, ठीक है। इसलिए बहुत ज़्यादा एफर्ट भी डाला भी नहीं इन्होंने। तो एनीवे बिकॉज सपोर्टर थे ये नेशनल मूवमेंट में, इन्होंने छोटे जो लैंडलॉर्ड्स थे इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। इनफैक्ट स्वामी शहजानंद जो कि बिहार के एक बहुत बड़े नाम है, बहुत बड़ा नाम है बिहार के थे ये, और इनका बहुत बड़ा नाम है बिकॉज इन्होंने जो किसान मूवमेंट वगैरह में बहुत सारा योगदान दिया था। ये एक मिलिटेंट पीजेंट लीडर थे बिहार के। मेजर फंक्शन ऑफ कांग्रेस इज टू मेंटेन हार्मोनी बिटवीन द डिफरेंट क्लासेस। इन्होंने कहा कि जो कांग्रेस का काम है ना, वो काम यही है कि क्लास डिफरेंस ना करे, उसको हार्मोनी बनाए रखे। तो देखो एक किसान नेता ही जब कह रहा है कि क्लास डिफरेंस नहीं होना चाहिए, तो ये भी एक रीजन निकल के आता है कि कांग्रेस क्यों करे भाई ऐसा, क्यों लैंडलॉर्ड्स को नाराज करके और फिर अपने मूवमेंट में उनको बिल्कुल हटा ही दे। तो ये एक रीजन था। एनीवे आगे बढ़ते हैं। साथ में एक रीजन और भी था कि इनके पास टाइम की भी कमी थी। इनको पता था कि हमारी सरकार कभी भी गिर सकती है, हट सकती है, बिकॉज मेन हमारा जो मोटो है वो नेशनल स्ट्रगल का है, नेशनल स्ट्रगल का है मेन मोटो हमारा, और इंपेरियलिज्म से लड़ने का है। तो लॉजिक ऑफ देयर पॉलिटिक्स वाज टू कन्फ्रंट इंपेरियलिज्म एंड नॉट कोऑपरेट विद इट। तो अगर कोऑपरेट नहीं करेंगे तो इसका मतलब कभी भी सरकार गिर सकती है। तो कॉन्स्टेंट ऑफ टाइम अल्टीमेट है, हमारे पास टाइम की लिमिटेशंस है। तो ये भी एक रीजन था कि क्यों नहीं अच्छे रिफॉर्म्स हो पाए। बहुत सारे रिफॉर्म्स जो अच्छे होने चाहिए थे वो नहीं हो पाए। नियरली ऑल द कांग्रेस रन स्टेट्स, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यूपी, बिहार, बॉम्बे, मद्रास, असम हैड रिएक्शनरी सेकंड चैम्बर्स। जैसे कि ये जो स्टेट्स है ना, यूपी, बिहार, बॉम्बे, मद्रास, असम, यहाँ पे दो चैम्बर्स हुआ करता था। एक तो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली था और दूसरा काउंसिल था, और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब यहाँ पे कोई एक्ट बनाना इतना आसान नहीं था, इसने अगर पास कर दिया तो इसको भी पास करना जरूरी है, तभी कोई बिल एक्ट बनता था। तो सेकेंड चैम्बर होने की वजह से कई सारे स्टेट में कई सारे बिल जो थे बिल के बिल ही रह गए, एक्ट नहीं बन पाए। साथ में इन स्टेट्स में डोमिनेट किया लैंडलॉर्ड्स, कैपिटलिस्ट एंड मनी लेंडर्स भी बहुत ज़्यादा थे। बिहार गवर्नमेंट तो इनफैक्ट बिहार गवर्नमेंट ने कॉम्प्रोमाइज़ भी किया जमींदार के साथ ऑन एक्सटीनेंसी बिल,
while यूपी गवर्नमेंट कंसिलिएटेड द मनी लेंडर्स एंड मर्चेंट्स, जिसके अगेंस्ट में इनको काम करना था वहाँ पे इन्होंने इनसे कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ भी किया। तो ये सारा फेलियर दिखाता है इनका, और ये तो रीजन है यहाँ पे जो मतलब 2 असेंबली वाला है वो रीजन है, और ये जो है यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा बिकॉज यही लोग जो थे लैंडलॉर्ड्स, कैपिटलिस्ट और मनी लेंडर, यही सेकेंड चेम्बर जो कि लेजिस्लेटिव काउंसिल जो था, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसके ज़्यादातर मेंबर यही लोग थे, यहाँ पे एक्चुअली जो इलेक्शन का मेथड था वो अजीब था। यहाँ पे क्या था कि जैसे अभी भी देखो, जैसे कि काउंसिल में क्या होता है, काउंसिल में नॉमिनेटेड मेंबर भी होते, तो उस समय मैक्सिमम नॉमिनेटेड थे ये सब कैपिटलिस्ट, मनी लेंडर एंड लैंडलॉर्ड्स। तो ये बिल को रोक देते थे, पास ही नहीं करते थे, जिससे कि बिल एक्ट ना बन पाए। तो इसलिए इनको बिहार गवर्नमेंट में टेनेंसी बिल को लेकर जमींदारों से थोड़ा सा इनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। यूपी में भी सेम ही हुआ। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द एग्रेरियन स्ट्रक्चर। अब हमारा जो एग्रेरियन स्ट्रक्चर था उस समय के दौरान वो एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स था, कॉम्प्लिकेटेड था। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो सिस्टम था, एक तो इंफॉर्मेशन रेडिली अवेलेबल नहीं थे ताकि रिफॉर्म्स किए जा सके, जैसे कि लैंड का राइट किसके पास है, उसके लिए सर्वे करना, ये सब इतना मुश्किल था, बहुत ज़्यादा रेडिली अवेलेबल इंफॉर्मेशन नहीं थे। जैसे कि मान लो कि किसने किससे कितना लोन लिया, मनी लेंडर से रिलेटेड अगर बताएं तो भाई इसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, तो कैसे आप रिफॉर्म कैसे करोगे? आपके पास डेटा ही ना हो, इन्फॉर्मेशन ही ना हो, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, लोगों का राइट्स जो है वो क्लियर नहीं है, हर आदमी क्लेम कर रहा है कि ये मेरा है, ये मेरा है, तो ये बड़ा मुश्किल हो गया था। ये भी एक रीजन था कि अच्छे रिफॉर्म्स नहीं हो पाए। दे डील्ड विद द क्वेश्चन ऑफ टेनेंसी राइट। ये सब मुश्किलों के बाद भी कांग्रेस की जहाँ जहाँ सरकारें थी उन्होंने टेनेंसी राइट को लेकर बातें की, क्वेश्चन किया, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर के लिए भी बहुत सारे कदम उठाए, राइट्स ऑफ रेंट ऑफ टीनेंट्स को स्टेबल करने का काम किया, प्रॉब्लम्स ऑफ रूरल इंडिपेंडेंस को खत्म करने का काम किया। तो काम हुए, ऐसी बात नहीं है। ब्रीफली कहें तो यूपी में टेनेंसी एक्ट पास किया गया अक्टूबर 1939 में। यूपी में टेनेंसी एक्ट पास किया गया अक्टूबर 1939 में, जिसके कुछ प्रोविजंस थे कि ऑल स्टैट्यूटरी जो टेनेंट्स थे उनको, बोथ आगरा और अवध वाले, उनको हेरिडिटरी राइट दिया जाएगा ऑन देयर लैंड, ऑन देयर होल्डिंग्स, कि भाई आपका हेरिडिटरी राइट हो जाएगा यहाँ पे। रेंट्स को चेंज अगर करना है तो 10 साल के लिए अगर चेंज नहीं कर सकते, वो लैंडलॉर्ड्स अगर करना चाहें रेंट को चेंज तो कर नहीं सकते थे। अगर करना भी है 10 साल के बाद भी करना है तो उसके ऊपर भी रेस्ट्रिक्शंस था लैंडलॉर्ड्स के ऊपर। देखो यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस ऑन राइट्स ऑन ऑफ लैंडलॉर्ड्स टू इनहेंस रेंट्स आफ्टर द पीरियड। इनफैक्ट 10 साल का जो था वो भी, साथ में नजराना वगैरह जो अदर तरीके के जो एक मतलब बेगार नजराना, जो फोर्स्ड गिफ्ट था या फिर फोर्स्ड अनपेड लेबर, ये सब भी अबोलिश किया गया। तो यूपी में बहुत अच्छे काम हुए इससे लेकर, स्पेशली अगर बात करें आगरा और अवध की। तो बिहार में भी टेनेंसी लेजिस्लेशन पास हुआ मेनली 1937-38 में। मेन प्रोविजंस इसके थे, ऑल इंक्रीज इन द रेंट जो कि 1911 से हुए थे उनको एबोलिश किया गया। अननेसेसरी जो इंक्रीज था रेंट में 1911 से लेकर इस पीरियड के बीच में किया गया था, उसको खत्म किया गया। रिडक्शन ऑफ अबाउट 25% इन द रेंट। तो हुआ क्या कि ये जो अननेसेसरी जो इंक्रीज हुए थे उनको खत्म करके जब जोड़ा गया तो निकल के आया कि लगभग 25% के आसपास जो है रिडक्शन हुआ है रेंट में। आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा में भी क्या हुआ? उड़ीसा में देखो यहाँ पे, उड़ीसा में एक टेनेंसी बिल पास किया गया 1938 में, बट गवर्नर वहाँ का जो था उसने रिफ्यूज कर दिया अपना एसेंट देना। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है जस्ट एक इन्फॉर्मेशन के तौर पे। हालांकि इतना डीप तो नहीं पूछते वो लोग, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि क्या हुआ उड़ीसा में। उड़ीसा में एक टेनेंसी बिल पास किया सरकार ने, लेकिन गवर्नर वहाँ का रिफ्यूज कर दिया अपना एसेंट देने से। ठीक है, बिकॉज इसने रीजन ये दिया कि ये रिड्यूस कर देगा जमींदार के इनकम्स को लगभग 50 से 60% के आसपास। जो बिल था उसमें इस तरीके के प्रावधान थे जिससे कि अगर उसको सहमति मिलती तो जो जमींदार थे वहाँ के, उनका जो इनकम होता वो 50 से 60% के आसपास कम हो जाता। इसके वजह से गवर्नर ने इसको सहमति नहीं दी। मद्रास में कमेटी बिठाई गई अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ टी प्रकाशम, जो कि 1872 से 1957 के बीच में जिए थे। इनका बर्थ और डेथ का ये ईयर है, टी प्रकाशम। इनके अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी जिन्होंने अपना रिपोर्ट भी सबमिट किया, और जनवरी 1939 में सरकार ने इसको एक्सेप्ट भी किया, रिजोल्यूशन को एक्सेप्ट भी किया। श्री राजगोपालाचारी थे उस समय मद्रास के
प्रीमियर। प्रीमियर का मतलब अभी के चीफ मिनिस्टर से लगाओ, उस समय के प्रीमियर का मतलब होता है आज का चीफ मिनिस्टर, ठीक है। उस समय के जो हेड होते थे स्टेट के गवर्नमेंट के, प्रोविंसेस के जो चीफ मिनिस्टर होते थे उनको प्रीमियर कहा जाता था, ठीक है। एनीवे, तो हुआ क्या कि इन्होंने एक्सेप्ट किया, लेकिन अल्टीमेटली मिनिस्ट्री को रिजाइन करना पड़ा। 1939 में वर्ल्ड वार शुरू हो गया था, तो प्रेशर आया और सर मतलब बहुत भी और भी इशू थे जिसकी वजह से कांग्रेस को रिजाइन करना पड़ा, वो मैं आगे बताऊंगा। नेक्स्ट, बेसिक सिस्टम ऑफ लैंडलॉर्डिज्म वाज ऑफ कोर्स नॉट अफेक्टेड, एग्रीकल्चरल लेबर्स वेयर आल्सो नॉट अफेक्टेड। तो इनका जो अचीवमेंट है वो बहुत ज़्यादा नहीं रहा। जो बेसिक स्ट्रक्चर था, सिस्टम था लैंडलॉर्ड्स का, वो वैसे के वैसा ही था। इन्होंने बहुत कुछ चेंज नहीं किया इसमें। साथ में एग्रीकल्चरल लेबर्स का जो पहले चल रहा था वो भी वैसे ही चलता रहा। उनमें भी बहुत कोई ड्रास्टिक चेंज इन्होंने नहीं किया। Except for UP and Assam, the Congress government passed a series of stringent debtors relief act, जो मनी लेंडर्स के खिलाफ डेप्टर रिलीफ एक्ट जो था, एक्सेप्ट यूपी एंड बिहार में छोड़ के बाकी जो जहाँ पे सरकारें थी कांग्रेस की, जिन प्रोविंसेस में, जैसे कि बिहार में, जैसे कि बॉम्बे में, यहाँ पे इन्होंने डेप्टर्स जो रिलीफ एक्ट था उसको पास किया, अच्छे से पास किया, जिससे काफ़ी रिलीफ मिलेगा लोगों को। बॉम्बे में जो 40,000 दुबलाज थे, जिनको टायर्ड सर्फ कहा जाता था, दास की तरह रखा जाता था, इनको लिबरेट किया गया। इनको बड़े लोग दास की तरह रखते थे, तो इनको लिबरेट किया गया। दुबलाज इनको बोला जाता था। दे वर कॉल्ड टायर्ड सर्फ, मतलब कि जिनको रस्सी से बांध के दास की तरह रखा जाए, इस तरीके का एक आप सोच सकते हो। इनको छोड़ा गया, ठीक है, इनको लिबरेट कराया गया। साथ में जो जंगलों में जो ग्रेजिंग फीस लगता था, जो उस समय की ब्रिटिश गवर्नमेंट लगाती थी, ग्रेज जो करते थे, मतलब जो चरवाहा होते थे, ग्रेजिंग फीस उनके ऊपर लगता था, वो फीस को भी खत्म किया गया बॉम्बे, और इसको रिड्यूस किया गया मद्रास में। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है एक प्रो लेबर स्टांस लिया गया, ठीक है, टू एडवांस द वर्कर्स इंटरेस्ट, reducing the resort to a strike, to improve the conditions of the workers and secure wage increases, alarmed the Indian capitalists। तो हुआ क्या कि जो सरकारें बनी थी प्रोविंसेस में, उन्होंने मैक्सिमम प्रोविंसेस में क्या किया, वर्कर्स के लिए, लेबर्स के लिए अच्छे कदम उठाए। इन्होंने बोला कि ठीक है, आप सीधा स्ट्राइक मत करो, जो कह सकते हैं कि कोलैबोरेशन करो। जो मिल वर्कर्स हैं वो ओनर्स के साथ कोलैबोरेट करें, और वो सारे हम लोग स्टेप लेंगे, इन्होंने बोला, जिससे कि जो अननेसेसरी जो कंडीशन खराब हुआ है वर्कर्स का, उसको सिक्योर किया जा सके, उसको सही किया जा सके, और उनका जो वेज है उनको बढ़ाया जा सके। ये स्टेप जो है ना, कैपिटलिस्ट जो थे उस समय के, कैपिटलिस्ट मतलब जो ऑनर थे मिल वगैरह के, उनको ये धक्का लगा, वो अलार्म्ड हो गए। वो बिल्कुल उनको लगा कि यार अब तो हमारा मतलब ट्रेड ये सब प्रो वर्कर्स हो जाएंगे तो हमारे तो बिल्कुल दिक्कत हो जाएगी, प्रॉफिट तो हमारा खत्म ही हो जाएगा, ठीक है। तो एक अलार्म हो गए, और इन्होंने अलार्म होकर भी ग्रुपिंग की, और अलार्म होकर ग्रुपिंग करके सरकार के अगेंस्ट में प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू किया इन्होंने। एनीवे, बॉम्बे मिनिस्ट्री अपॉइंटेड ए टेक्सटाइल इंक्वायरी कमेटी, ठीक है, जो कि जिनको टास्क दिया गया था कि इंक्रीज ऑफ वेजेस के लिए सजेस्ट करें। मिल ऑनर्स ने के जो प्रोटेस्ट थे, मिल ऑनर ने प्रोटेस्ट किया इसके लिए, ठीक है। जो मतलब बॉम्बे में मिनिस्ट्री अपॉइंट किया गया था टेक्सटाइल इंक्वायरी कमेटी की, जो कि जिसको टास्क दिया गया था कि भाई आप बताएं, सजेस्ट करें क्या किया जा सकता है। उन्होंने बोला कि इंक्रीज करो, वेजेस बढ़ाओ लोगों का, तो वर्कर्स का। इसके अगेंस्ट में मिल वर्कर्स ने प्रोटेस्ट किया, एंड बट अल्टीमेटली इसको इम्प्लीमेंट किया गया, ठीक है। तो डिस्पाइट हैविंग सेवरल प्रोटेस्ट ऑल्सो, गवर्नमेंट इतनी श्योर थी, इतना मतलब स्ट्रिक्ट थी कि जो नियम उन्होंने बनाया उसको इम्प्लीमेंट कराने का प्रयास करती थी। आगे बढ़ते, नेक्स्ट देखते हैं। इन नवंबर 1938 दे पास द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, इसको कहते हैं फिलोसफी ऑफ क्लास कोलैबोरेशन एंड नॉट क्लास कॉन्फ्लिक्ट। तो ये जो एक्ट था ना, इसमें बोला गया कि जब भी वर्कर्स और मिल ऑनर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है किसी भी इशू को लेकर, तो वर्कर्स को सीधे स्ट्राइक नहीं करना चाहिए, सीधे स्ट्राइक ना करो। इसके बदले आप क्या कर सकते हो, इसके बदले आप कोलैबोरेट करो,
कोलैबोरेट करो मिल ऑनर्स के साथ, कि मतलब सुलझाया जा सके इशू को, और उसमें हम लोग एज ए गवर्नमेंट हम लोग इसमें मीडिएट करेंगे। तो ये ही था इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1938 वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो भी स्टेप्स ले रही थी उस समय कांग्रेस की सरकार, उसको अपोज कर रहे थे लेफ्ट कांग्रेसमैन। ये सब जो भी वर्कर्स से रिलेटेड जो स्टेप लिया था उससे सेटिस्फाइड नहीं थे उस समय के लेफ्ट विंग वाले, जो लेफ्ट कांग्रेसमैन थे, जो कम्युनिस्ट थे, जो कम्युनिस्ट थे उस समय के, बेसिकली जो लेफ्टिस्ट थे, जो सोशलिस्ट थे, वो लोग इसका विरोध कर रहे थे। वो बोल रहे थे कि आप लोगों ने कुछ नहीं किया। बोला कि आप लोगों ने तो हमारा यार फ्रीडम जो है हमारा स्ट्राइक करने का, उसको भी खत्म कर दिया। बोला कोलैबोरेट करेंगे, क्या करोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। आज तक तो कोलैबोरेशन ही चलता रहा। ये न्यू कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर बना दिया आपने। अगर रजिस्ट्रेशन कराना हो ट्रेड यूनियन का, तो उसके लिए आपने कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर बना दिया। तो इससे खुश नहीं थे जो लेफ्ट वाले थे। उन्होंने कहा कि यार वर्किंग क्लास को आपने बिल्कुल डिमोरलाइज कर दिया। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। यूपी की बात करें, कानपुर स्पेसिफिकली, तो ये सीट ऑफ सीरियस लेबर अनरेस्ट रहा। यहाँ पे लेबर्स ने बहुत विरोध किए। मेजर स्ट्राइक्स हुए यहाँ पे मई 1938 में। देन लेबर इंक्वायरी कमेटी बनानी पड़ी, जिसको हेड किया राजेंद्र प्रसाद ने, और इन्होंने रिकमेंडेशन दिया कि इंक्रीज करना पड़ेगा वर्कर्स के वेज को, एंड मिनिमम वेज जो होगा वो 15 रुपये पर मंथ होगा। फॉर्मेशन ऑफ ए आर्बिट्रेरी बोर्ड, रिक्रूटमेंट ऑफ लेबर फॉर ऑल मिल्स एंड by an independent board, then maternity benefits to the women and other workers, women workers, and recognition of the left dominated मजदूर सभा by employers। तो ये सारा सजेशन किया। तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बन सकता है, देख लो। लेबर इंक्वायरी कमेटी कहाँ पे बैठी थी? यूपी में, इनफैक्ट बिहार में बैठी थी। इसको हेड किसने किया था? राजेंद्र प्रसाद ने। और रिकमेंडेशन तो बहुत ज़्यादा मतलब जरूरी नहीं, इनको एक नज़र मार लो कि इन्होंने मिनिमम वेज के लिए 15 रुपये पर मंथ वाला, यहाँ पे फिर ये सब तो आपको पता ही है कि मतलब ये सब तो शुरू से ही चलता रहा है। आर्बिट्रेशन बोर्ड हो गया, वुमेन्स के लिए बेनिफिट, मैटरनिटी बेनिफिट, ये सब तो नॉर्मल चीज़ें। ठीक है, एनीवे, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सिमिलर बिहार लेबर इंक्वायरी कमेटी वाज आल्सो हेडेड बाय द राजेंद्र प्रसाद। जैसा मैं अभी जस्ट बताया था आपको कि राजेंद्र प्रसाद ने एक और कमेटी को हेड किया था जिसने इंक्वायरी किया था बिहार में, ठीक है, रिगार्डिंग द जो लेबर के लिए था। तो इसको भी सिमिलर टाइप के इन्होंने भी सजेशन दिए, जैसे कि स्ट्रेंथनिंग ऑफ ट्रेड यूनियन राइट्स, ठीक है, एंड इम्प्रूवमेंट इन द लेबर कंडीशन, कंपल्सरी कंसिलिएशन एंड आर्बिट्रेशन टू बी ट्राइड बिफोर ए स्ट्राइक। तो यही अपने गवर्नमेंट अपने स्टांस पे खड़ी रही कि जो स्ट्राइक करने से पहले एक आर्बिट्रेशन कर लेना चाहिए, डायरेक्टली स्ट्राइक पे नहीं जाना चाहिए। और लेफ्ट वाले बोल रहे थे कि नहीं स्ट्राइक करेंगे हम, स्ट्राइक हमारे को क्यों हटाया, ये क्यों। तो ये चलता रहा, लेकिन सरकार हटी नहीं, अपने कदम पीछे नहीं खींचे। देन मीजर्स कुछ और लिए गए अनटचेबल्स के लिए, हरिजन्स के लिए, इनके इमांसिपेशन के लिए क्या लिया गया। तो जो भी लॉज थे जो कि टेम्पल्स में एंट्री के लिए चाहिए, तो इन्होंने लॉ बनाया इन टेम्पल एंट्री के लिए। एंड इनको और भी प्रावधान दिए गए, जैसे कि फ्री एक्सेस टू द पब्लिक ऑफिस, पब्लिक सोर्सेज ऑफ वाटर, वेल्स, रोड, पॉन्ड, यहाँ पे फ्रीली ये लोग एजुकेशन वगैरह में सबको इनको राइट मिला। एंड अदर सिमिलर इंस्टीट्यूशंस मेंटेन्ड आउट ऑफ पब्लिक फंड वगैरह में भी इनको रोका ना जाए अनटचेबल बोल के। एंड रेस्टोरेंट्स एंड होटल्स में भी इनको फ्रीली जाने दिया जाए। ये सब इंश्योर किया सरकार ने, मीजर्स इसके लिए लिए गए। नेक्स्ट है स्कॉलरशिप्स एंड फ्रीशिप्स दिए गए हरिजन स्टूडेंट को, इसको बढ़ाया गया, पहले से भी चल रहा था, इसको और इंक्रीज किया जो भी स्कॉलरशिप था। साथ में दे ऑल्सो इंक्रीज द नंबर ऑफ दीज पीपल, हरिजन्स वगैरह। तो पुलिस में इनका नंबर बढ़ाया, ठीक है, वो सारे मेजर लिए गए। अदर सर्विसेज में भी इनका नंबर बढ़ाया गया, ताकि देखो पुलिस में अपना बंदा हो, अगर मान लो मैं अनटचेबल हूँ, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं हरिजन हूँ, अनटचेबिलिटी तो आज के डेट में है ही नहीं, तो मान लो अगर मेरे अपने आदमी अगर रहे पुलिस में, तो वो थोड़ा सा समझते हैं सिस्टम को और सिस्टम को सुधारा जा सकता है, ठीक है। तो ये सब जरूरी था सर्विस में, पुलिस में इनका नंबर बढ़ाना, ठीक है। एनीवे, ए लॉट ऑफ अल्टरनेट अटेंशन टू प्राइमरी एंड टेक्निकल एंड हायर एजुकेशन पे भी जोर दिया गया।
पब्लिक हेल्थ सैनिटेशन वगैरह पे भी जोर दिया गया, मास लिटरेसी कैंपेन किए गए, सपोर्ट एंड सब्सिडीज वेयर गिवन टू खादी, स्पिनिंग एंड विलेज इंडस्ट्री। से बहुत सारा कंस्ट्रक्टिव काम भी हुआ इसमें। ये 28 महीने में इन्होंने बहुत कुछ किया। एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया 1938, ये याद कर लेना, ये क्वेश्चन बहुत आता है। नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया गया, अपॉइंट किया गया, जिसके प्रेसिडेंट बनाए गए, नहीं ये किसके द्वारा किया गया, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस 1938 में कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, इन्होंने प्लानिंग कमेटी का गठन करवाया, नेशनल प्लानिंग कमेटी 1938। नेक्स्ट, 2 forms of activity must be coordinated together, the mass movement should be kept इन टच। तो इसका मतलब ये है कि कांग्रेस के पास, अब यहाँ पे ये सब अचीवमेंट खत्म हो गए, यहाँ पे अब यहाँ से ध्यान देना इस पॉइंट से, इस पॉइंट के नीचे से 2 एक्टिविटी करना था कांग्रेस को। एक तो सरकार में सब रह के सरकार का काम जो होता है वो करना था। सरकार का काम मेनली जो था, इनका जो मैनिफेस्टो में इन्होंने लिया था कि एग्रीकल्चर में सुधार करेंगे और वगैरह वगैरह जो कर रहे थे ऑलरेडी, जो मैंने बता दिया आपको। साथ में इनको मास को एजिटेट भी करना था, मास को जगाना भी था, मास मूवमेंट को भी तैयार करना। ये बड़ा मुश्किल था, 2 तरीके का काम करना, ये बड़ा मुश्किल था, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे से किया भी। मुश्किलें आई, बहुत सारी मुश्किलें आई, लेकिन इन्होंने किया भी, काम भी किया, कई जगह फेल भी हुए। हर चीज़ को आप वैसे नहीं देख सकते कि फुल सक्सेस मिल जाएगा, थोड़ा बहुत फेलियर भी होना जरूरी होता है, हुआ भी। ऑर्गेनाइजिंग ऑफ मास पिटीशन टू ऑफिशियल्स एंड मिनिस्टर्स टू सेटिंग ऑफ कांग्रेस ग्रीवांस कमेटी इन द डिस्ट्रिक्ट। तो ये सब जो काम हुए, ये कहते हैं कि मास को कैसे जोड़ा जाए। इसके लिए इन्होंने क्या किया, मास पिटीशन, इनफैक्ट कांग्रेस ग्रीवांस कमेटी बनाई गई डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें जो पिटीशंस आते थे, मास पिटीशन आते थे, लोग इसमें अपना पिटीशन देके मिलते थे नेताओं से। ये एक कह सकते हैं एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर था, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर। इसमें सरकार का रोल बस यही था कि इन्होंने एक ऑर्गेनाइज कर दिया था, कांग्रेस की कमेटी थी ग्रीवांस कमेटी, जिसमें लोगों को फ्री किया गया था कि आप पिटीशन डालो, अपना ग्रीवांस हमें पुट करो कि क्या दिक्कतें हैं आपको, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये बनाया गया था। ठीक है, तो मास को जोड़ने का काम देखो कैसे होता है। नेक्स्ट, मास लिटरेसी कैंपेन। इससे क्या हो, लोगों में बताया जाए कि वर्किंग कैसा है हमारा मिनिस्ट्री का, और कैसे हम लोग काम करेंगे, आगे भी कैसे हम लोग सक्सेस पाएंगे, वो सब बताना भी बहुत ज़रूरी था। तो उन्होंने किया ये मास लिटरेसी कैंपेन के द्वारा। ये सब एक्स्ट्रा पार्लियामेंट्री मास मोबिलाइजेशन प्रोग्राम्स थे, एंड दे नॉट ऑल कांग्रेस गवर्नमेंट, ये करने में सब कांग्रेस गवर्नमेंट सक्सेसफुल नहीं हुए। कई जगह ऐसा नहीं हो पाया जो मास मूवमेंट को भी लेके चला जाए और कंस्ट्रक्टिव काम भी किया जाए। स्पेशली अगर मद्रास वगैरह की बात करें तो वहाँ पे ये सब ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाया। डायलेमा क्या था, डायलेमा ये था कि पॉलिटिकल वर्क जो है आउटसाइड द लेजिस्लेचर वुड इन्वॉल्व ऑर्गेनाइजिंग पॉपुलर प्रोटेस्ट। कैसे पॉसिबल होगा, अब मान लो कि कुछ लोग हैं जो सरकार में बैठे हुए हैं, ठीक है, कुछ लोग हैं जो सरकार में बैठे हुए हैं, इनका काम है सरकार को चलाना, इनका मेन काम ये रहता है कि प्रोविंसेस में लॉ एंड ऑर्डर बना रहे और जो एक्ट है वो अच्छे से चलता रहे, ठीक है, सब काम हो, डेवलपमेंट हो। फिर यही लोग चाहते हैं कि मास को जगाएं, मास मूवमेंट भी करें, तो होगा क्या, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा। तो एक डायलेमा है कि खुद को ही लॉ एंड ऑर्डर बनाना है और खुद को ही बिगाड़ना भी है लॉ एंड ऑर्डर, तो कैसे पॉसिबल है, बड़ा ही मुश्किल है। ये डायलेमा में फंसते जा रहे थे ये लोग। मेनी कांग्रेसमैन ये कह रहे थे, उनकी सोच ये थी कि हम लोग स्ट्रेंथन करेंगे कांग्रेस को और अंदर से मजबूत करेंगे। साथ में कुछ और लोग थे जो लेफ्ट वाले टाइप के, जिसमें सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट जो थे, वो लोग चाहते थे वो कि एक्सपोज करे सरकार की बिल्कुल फेल हो चुकी है, ये इंपीरियलिज्म के साथ ही है ये, और इनको देखो सरकार में आके भी इन्होंने क्या किया आप लोगों के लिए, आपके लिबर्टी को ही खत्म किया, आपके अगेंस्ट में कार्रवाई की। वो 2 एग्जाम्पल, ठीक है, वो याद कर लेना। तो ये 2 तरीके के लोग काम कर रहे थे कांग्रेस में। एक तो प्रो कांग्रेस, जिसको मेनी सारे कांग्रेसमैन जो राइट विंग वाले थे वो चाहते थे कि स्ट्रेंथन करें हम अपने आप को, और लेफ्ट वाले चाहते थे कि हाईलाइट करें इनके दिक्कतों को, ठीक है, ये भी चल रहा था उसी दौरान में। किसान सभा, लेकिन अचीवमेंट हुआ इनका, लेफ्ट वालों का अचीवमेंट देख लो, किसान सभा को ऑर्गेनाइज किया इन्होंने, ट्रेड यूनियन को और स्ट्रॉन्ग किया, स्टूडेंट एंड यूथ को ऑर्गेनाइज किया, ये सब लेफ्ट पार्टी के ये सब अचीवमेंट है। खुद को भी इन्होंने एक्सपैंड किया। कम्युनिस्ट पार्टी ने नेशनल फ्रंट नाम की एक वीकली चलाई थी जो बॉम्बे से जारी होती थी, जिसमें कम्युनिस्ट एक्टिविटीज़ को
जोर दिया जाता था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने कांग्रेस सोशलिस्ट अपना एक जर्नल और कुछ और भी जर्नल जारी करने शुरू कर दिए प्रोविंसेस में। कीर्ति लहर जो कि पंजाब के कम्युनिस्ट की ये न्यूज़पेपर थी, जर्नल थी, लेकिन पंजाब से ये लोग इशू नहीं कर पाते थे, पब्लिकेशन इसका पंजाब से नहीं होता था, बिकॉज पंजाब की सरकार अलग सरकार थी और वहाँ पे ये सब रोक लगा हुआ था कम्युनिस्ट एक्टिविटी पे। तो ये क्या करते थे, यूपी के मेरठ से ये लोग कीर्ति लहर को जारी करवाते थे, पब्लिश करवाते थे। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, बड़े ध्यान से देखना। इनफैक्ट जो भी जर्नल्स वगैरह है ना, उनको बड़े ध्यान से आपको याद रखना चाहिए मेरे हिसाब से। तो इनको जब भी पढ़ो तो एक बार इन पर फोकस कर लो, जैसे नेशनल फ्रंट कम्युनिस्ट के द्वारा एंड CSP के द्वारा क्या है, कांग्रेस सोशलिस्ट। कीर्ति लहर पंजाब की थी, पंजाब के कम्युनिस्टों की थी, लेकिन ये ड्यू टू रिस्ट्रिक्शन वहाँ पे कांग्रेस की सरकार नहीं थी, तो इसको जारी किया गया कहाँ से, मेरठ से। ठीक है, ये सारे कुछ इश्यूज। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देख लो। बिहार में किसान मूवमेंट ऑफन केम इन फ्रंटल कॉन्फ्रंटेशन विद द मिनिस्ट्री। बिहार में भी बहुत बार ऐसा हुआ कि जो किसान मूवमेंट था वो सरकार के अगेंस्ट कई बार आ जाते थे, दोनों आमने सामने। क्यों, जब स्पेशली अगर बात करें तो उस समय क्या होता था कि वहाँ के किसान मूवमेंट जो थे, उनके जो लीडर थे, वो चाहते थे कि पीजेंट रेंट अननेसेसरी पे ना करे, एक्स्ट्रा रेंट। और स्वामी सहजानंद जो कि एक मिलिटेंट लीडर थे किसानों से रिलेटेड, उनके स्लोगन को लोग वहाँ पे ज़्यादा मानते थे। उनका स्लोगन, 2 स्लोगन याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। लगान लेंगे कैसे, डंडा हमारा जिंदाबाद, ये इनका स्लोगन था। लाठी मेरा साथी, ये भी सहजानंद का ही स्लोगन था। तो और लोगों ने इनको सपोर्ट भी किया, लेकिन इस वजह से क्या हुआ कि अब देखो, सरकार तो चाहती थी कि रेंट तो लिया जाए, लेकिन ये नहीं चाहते थे रेंट देना। और सरकार किसकी थी, कांग्रेस की थी। और तो फिर कांग्रेस गवर्नमेंट को वहाँ पे अपने लोगों के ही मतलब आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो गई। कन्फ्रंट किया उन्होंने किसानों से ही। आगे बढ़ेंगे, अगर बात करें बॉम्बे की, तो बॉम्बे में भी प्रोटेस्ट हुए। किसने किया, तो लेफ्ट आइडियोलॉजी वाले लोगों ने मिलकर प्रोटेस्ट किया राइट वालों के अगेंस्ट में, मतलब कांग्रेस गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। जो प्रोविंस था बॉम्बे का, वहाँ पे उनके अगेंस्ट में ही यहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ। AITUC, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन जो के लोग थे, उन्होंने भी, साथ में कम्युनिस्ट वालों ने और फॉलोवर्स जो थे BR अम्बेडकर के, सब ने मिल के एक प्रोटेस्ट किया, कि स्ट्राइक किया 7 नवंबर 1938 में, जिसमें से 77 में से 17 टेक्सटाइल जो मिल्स थे बॉम्बे के, वहाँ पे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के खिलाफ स्ट्राइक किया गया। जिसमें कि इस एक्ट में क्या मैंने बताया था कि इसमें जो राइट था स्ट्राइक का, उसको खत्म किया गया था। ठीक है, कि मतलब मीडिएशन करो, आर्बिट्रेरी वे में हम लोग सॉल्व करेंगे, स्ट्राइक मत करो डायरेक्टली। तो इसके अगेंस्ट में ये सब लोगों ने मिलकर विरोध किया इसका। मद्रास गवर्नमेंट ने, तो बॉम्बे गवर्नमेंट के खिलाफ ये, और मद्रास गवर्नमेंट ने भी कुछ कम नहीं था, मद्रास गवर्नमेंट भी बहुत आगे निकला। इन्होंने भी स्ट्रॉन्ग पॉलिसी स्ट्राइक्स को लेकर बनाई अपनी। और कानपुर वर्कर्स को तो इनफैक्ट मैं बता दूं, कई बार पीटा भी गया, इसमें 2 लोग मरे भी थे एनीवे, और कई सारे घायल भी हुए थे। तो बहुत सारा इशू ये चल रहा था। कांग्रेस मिनिस्ट्री ट्राई टू प्ले मीडिएटरी रोल। इन्होंने कोशिश किया कि मतलब जो ये कॉन्फ्लिक्ट्स है यहाँ पे मीडिएशन कर दिया जाए, इसको सॉल्व किया जाए, लेकिन ये लोग ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाए। सक्सेसफुल रहे यूपी में, बिहार में, मद्रास में, लेकिन बॉम्बे में तो बिल्कुल ही फेल हो गए ये लोग। तो ये सब क्राइसिस हो रहा था धीरे धीरे। जवाहरलाल नेहरू पर्सनली प्राइवेटली कहें तो ये अनहैप्पी नहीं थे, लेकिन अपने अनहैप्पीनेस को पब्लिकली नहीं दिखाते थे। मिनिस्ट्रीज रिस्पॉन्स जो भी था इससे खुश नहीं थे ये, लेकिन पब्लिक स्टांस इनका डिफरेंट था। ये बोलते थे कि चलो ठीक है, मतलब ये ऐसा नहीं बोलते थे कि बिल्कुल ही गलत किया इन्होंने, बोला कि सरकार है, चलना जरूरी है। तो ये अपना अंदर से तो इनको दुख था, लेकिन ये कभी भी पब्लिकली कभी इन्होंने बोला नहीं। ठीक है, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी पास ए रेजोल्यूशन इन सितंबर 1938। ये राइट विंग वालों ने पास किया था कि जो भी लोग, इनका हाईलाइट, जो भी लोग यहाँ पे ये लोग टारगेट कर रहे थे लेफ्ट को, जो भी लोग लेफ्टिस्ट लोग जो होते हैं वो
सिविल लिबर्टी के नाम पे मर्डर, आर्सन, लूटिंग और क्लास वार शुरू करेंगे तो ये दिक्कत होगी, इसके अगेंस्ट में हम लोग काम करेंगे। तो देखो एक दिक्कत पैदा हो गई थी लेफ्ट राइट के बीच में यहाँ पे फिर से। एंड इंक्रीजिंगली मार्क्ड हॉस्टिलिटी टू ऑल मिलिटेंट एक्सप्रेशन एंड फॉर्म्स ऑफ मास स्ट्रगल, hence a new crisis of the national movement began to develop. This was said by the critics मतलब लेफ्ट वाले लोग। अब यहाँ पे राइट वालों ने ये कर दिया तो लेफ्ट वाले कहाँ चुप बैठते। इन्होंने कहा कि देखो एक नए तरीके का दिक्कत शुरू कर दिया इन्होंने। ये मिलिटेंट एक्सप्रेशन के होस्टाइल हैं ये लोग। मास स्ट्रगल जो हमारा जो एक्सप्रेशन है हमारा लेफ्ट आइडियोलॉजी वाला, उसके बिल्कुल अगेंस्ट में ये लोग खड़े हो रहे हैं। तो एक नया क्राइसिस अब शुरू हो गया है नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड। अब हमें लगता है इनसे भी लड़ना पड़ेगा। साथ में गांधी जी ने भी कहा कि मिनिस्ट्रीज फॉर्मेशन का जो डिसीजन था ना वो कहीं ना कहीं एक क्राइसिस की तरफ जा रहा है, ये सही डिसीजन नहीं रहा। अब धीरे धीरे प्रेशर बनना शुरू हो गया सरकार के ऊपर। अब यही सब प्रेशर धीरे धीरे रिजल्ट किया क्या कि सरकार को छोड़ना पड़ा, सरकार निकली बाहर। एक रीजन मिल गया कि मेरा 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया तो ये लोग सेफली निकल गए, लेकिन कैसे भी करके इनको हटना पड़ता है बिकॉज गांधी भी खुश नहीं थे, लेफ्ट वाले भी खुश नहीं थे इनसे। गांधी ऑल्सो ऑब्जेक्टेड टू फ्रीक्वेंट रिकोर्स टू द colonial laws and law and order machinery to deal with the popular agitation। अब देखो ये जो पॉपुलर एजिटेशन चल रहा था, जो ये सब एजिटेशन हुआ मिल्स वगैरह में, ये सब जो किसान जो मजदूर और किसान ये सब जो कर रहे थे, स्पेशली मजदूर की बात करें, किसान की बात करें, तो इसको दबाने के लिए कौन सा रूल अपनाया जा रहा था सरकारों द्वारा, वो था सब कॉलोनियल लॉ। तो इसको, और ये सब वायलेंट लॉ थे, और गांधी का प्रिंसिपल क्या था, नॉन वायलेंट का। तो गांधी जी ने कहा ये सब गलत हो रहा है। ही वांटेड रिलायंस टू बी प्लेस्ड ऑन द पॉलिटिकल एजुकेशन ऑफ द मासेज अगेंस्ट द यूज ऑफ वायलेंस। इन्होंने बिल्कुल अपोजिट कहा। इन्होंने कहा कि यार तुम लोगों को करना क्या चाहिए, तुम लोगों को करना चाहिए ये कि मास को एजुकेट करो, वायलेंस के अगेंस्ट में जो हो रहा है उसके लिए एजुकेट करो, पॉलिटिकल एजुकेशन दो। तुम लोग खुद ही वायलेंस फैला रहे हो, ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। Repeated use of law and order machinery would make it difficult for the next mass movement। गांधी ने ये भी बोला कि जब तुम ही लोग लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी को यूज करोगे अपने लोगों पे ही, तो इससे क्या होगा, दिक्कत ये होगी फिर अगली बार लोग पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे तुम्हारे साथ। तो ये दिक्कत, बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। नेक्स्ट, मेजर रीजन वाई ही बिगैन टू क्वेश्चन कंटिन्यूइंग विद द पॉलिसी ऑफ ऑफिस एक्सेप्टेंस, यही वो रीजन था कि आगे चल के लोग पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। फैक्शनल स्क्वेबल्स भी हुए कांग्रेस के अंदर की बात करें, मिनिस्ट्री के अंदर भी, तो कुछ लोग कुछ चाहते थे, कुछ लोग कुछ और ही चाहते थे। इसी की वजह से सेंट्रल प्रोविंस के जो प्रीमियर थे उनको रिजाइन भी करना पड़ा, डॉक्टर NV खरे। फैक्शनल स्क्वेबल के चक्कर में, जो फैक्शनल स्क्वेबल आज भी देखते हो ना आप लोग, कई बार सरकारें गिर जाती हैं, जहाँ पे मेजोरिटी जोड़ जोड़ के सरकारें बनती हैं वो गिरती हैं कई बार। तो फैक्शनल स्क्वेबल की वजह से यहाँ पे डॉक्टर NV खरे को रेजिग्नेशन करना पड़ा सेंट्रल प्रोविंस, जो आज के डेट में जो MP है, ठीक है, इनको छोड़ना पड़ा। सेल्फ सीकर्स आ गए उस समय, कैरियरिस्ट आ गए। अब लोग अब मतलब नेशनल मूवमेंट एजेंडा वगैरह भूल के अब चाहते थे कि कैरियर बनाए इन सब चीज़ों में। तो ये भी प्रॉब्लम करप्शन वगैरह का भी शुरू हो गया था। गांधी जी ने भी हाईलाइट किया कि ग्रोइंग मिसयूज हो रहा है ऑफिस का एंड करप्शन बहुत ज़्यादा हो गया कांग्रेस के रैंक में। इन्होंने बोला कि अब धीरे से भाई अब एक काम करो, ये जो ऑफिस वाला जो लियोर है ना इसको छोड़ो। एडवाइसेस दिए इन्होंने, गांधी जी ने ये एडवाइस गिविंग अप ऑफिसेस एंड स्टार्टिंग प्रिपरेशन फॉर द अनदर फेज ऑफ सत्याग्रह। तो ये भी एडवाइस आया गांधी जी के द्वारा। जवाहरलाल नेहरू भी खुश नहीं थे ऑफिस होल्ड करने के बाद, ये भी अब इनको लग गया था और इन्होंने अपना इच्छा जाहिर किया, बाई रिटन में दिया इन्होंने। ही रोट टू द गांधी जी ऑन 28 अप्रैल 1938 दैट कांग्रेस मिनिस्ट्रीज आर वर्किंग इनएफिशिएंटली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस मिनिस्ट्री अल्टीमेटली रिजाइन कर गई अक्टूबर 1939 में बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल क्राइसिस ब्रॉट अबाउट बाई वर्ल्ड वार। लेफ्ट एंड राइट जो थे, right in the Congress closure because of a common policy on the question of participation in the war। लेकिन अच्छा बात ये रहा, अच्छी बात सबसे ये रही कि लेफ्ट और राइट वाले जो थे वो वार से रिलेटेड जो एजेंडा था इनका, जो प्रोग्राम ये तैयार कर रहे थे, वो दोनों एक स्वर में स्वर बोल रहे थे, एक सुर में बोल रहे थे दोनों।
दोनों एग्री कर रहे थे वार से रिलेटेड हमारा क्या एजेंडा रहेगा, क्या पॉलिसी रहेगी, हमारी कॉमन पॉलिसी रहेगी, उस पर दोनों एग्री कर रहे थे। तो अच्छी बात ये हुई कि मतलब आफ्टर रिजिग्नेशन ऑल्सो इतना सारा अंदर में होने के बाद भी लेफ्ट राइट वहाँ पे हुआ, लेकिन यहाँ पे फिर से ये लोग साथ में आ गए। आगे बढ़ते हैं। मिनिस्ट्रीज फुलफिल्ड दिस एजेंडा मोर और लेस इन द इंटायरेट। जो भी एजेंडा दिया गया था, जो मैनिफेस्टो में इन्होंने कहा था, वो इंटायरिटी की बात करें तो वहाँ पे मिनिस्ट्री ने कहीं ना कहीं पूरा किया इसको। सबसे बड़ा अचीवमेंट इनका कह सकते हैं कि कॉम्युनल राइट नहीं होने दिए इन्होंने, इनको बड़े ही अच्छे से संभाला, कॉम्युनल राइट के अगेंस्ट में स्ट्रिक्ट एक्शन लिया इन्होंने। तो ये सारे अचीवमेंट मैं आपको गिना रहा हूँ। They also foiled the imperialist design of using constitutional reforms to weaken the national movement। अब देखो मैंने बोला था ना कि 1935 वाला जो एक्ट था उसके पीछे बहुत सारी सोच थी ब्रिटिशर्स की। वो सोच ये थी कि इनको नेशनल मूवमेंट को कमजोर करने के लिए इनको लालच देंगे सत्ता में लाने की, और ये सत्ता में आ जाएंगे तो प्रोविंसेस में अपनी सरकार बना लेंगे, तो ये इतने लालची हो जाएंगे कि ये छोड़ेंगे नहीं। इस बात को भी इन्होंने कैसे डिसअप्रूव किया, इसको कैसे गलत साबित किया, ये एक अच्छा अचीवमेंट बनता है इनका। नेक्स्ट, मूवमेंट्स इन्फ्लुएंस वाज नाउ एक्सटेंडेड टू द ब्यूरोक्रेसी ऑल्सो। तो जो ब्यूरोक्रेसी पहले नहीं जुड़ता था नेशनल मूवमेंट में, उन ब्यूरोक्रेसी को तो इन्होंने लीड किया प्रोविंसेस में गवर्नमेंट बना के। तो अब वो ब्यूरोक्रेसी भी समझ गया था कि अब भाई ये मुश्किल है, जो हम लोग खुद एक बहुत बड़े रोल प्ले करते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए कि हम लोग इनको दबाने का काम करते थे, कल को यही हमारे शासक बनेंगे। तो ब्यूरोक्रेसी भी अब समझ गया था इस बात को, और वो भी अब मास मूवमेंट में पार्टिसिपेट करना चाहता था, लोअर लेवल का ब्यूरोक्रेसी। नेक्स्ट बात करते हैं। अगर बात करें कि जो प्रोविंशियलिज्म का जो सपना देखा था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, वो भी इसको चकनाचूर किया इन्होंने। कॉमन फ्रंट बनाया इन्होंने, गवर्नमेंट कॉमन फ्रंट बिफोर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब ये जो प्रोविंसेस हैं यूपी, बिहार, ये सब इन्होंने आपस में लड़ने के बजाय इन्होंने एक साथ मिलके सरकार से ही लड़ाई शुरू की, सेंट्रल गवर्नमेंट से ही। जो प्रोविंशियलिज्म का सपना देखा था वो भी चकनाचूर किया इन्होंने, तो ये भी अचीवमेंट इनका। नेक्स्ट, एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफिस की बात करें तो ये एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफिस दस डिड प्रूव टू बी जस्ट वन पेज इन द फ्रीडम स्ट्रगल, जिसको मतलब एक फ्रीडम स्ट्रगल का ही पार्ट माना जाता है। मिनिस्ट्री प्रॉम्प्टली रिजाइन भी किया, मिनिस्ट्री ने छोड़ भी दिया सब कुछ। ये सब अचीवमेंट है इनका कि मतलब इतने ल्योर नहीं हो गए कि अब लालच में आके अब हम छोड़ेंगे ही नहीं, सत्ता में आ गए तो हम बैठे रहेंगे। जब जरूरत पड़ी तो इन्होंने रिजाइन भी किया। तो ये इसको हम एक पार्ट ऑफ नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल कह सकते हैं, ठीक है, फेज कह सकते हैं इसको। दे वाइडेड स्प्लिट ऑल्सो, लेफ्ट राइट के बीच में इतनी लड़ाइयाँ हुई, खूब कॉन्फ्लिक्ट हुआ। एक तरफ लेफ्ट वाले अपना वर्कर से रिलेटेड, राइट से रिलेटेड बात कर रहे थे, एक तरफ राइट वाले स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहे थे। लेकिन डिस्पाइट ये सब होने के बाद भी जो सपना था ब्रिटिशर्स का ये एक्ट के द्वारा कि स्प्लिट कराएंगे, तोड़ देंगे इनको, वो भी चकनाचूर किया इन्होंने। इतनी लड़ाइयाँ हुई, इतना कॉन्फ्लिक्ट हुआ, लेकिन ये लोग जुड़ के रहे, ये लोग टूटे नहीं। सो अवॉइडेड स्प्लिट लेफ्ट एंड राइट विंग्स का। कांग्रेस गेन्ड बाय इन्फ्लुएंस ऑल सेक्शन ऑफ पीपल। और इतना काम जो किया इन्होंने, तो जो भी सेक्शन था सोसाइटी का, जो लोग थे इन प्रोविंसेस में, उनका कहीं ना कहीं हार्ट इन्होंने जीतने का काम किया, उनको इन्फ्लुएंस किया, और वो लोग बाद में चल के इन्होंने पार्टिसिपेट भी किया नेशनल मूवमेंट में बड़े तौर पे। नेक्स्ट देखते हैं, इंडियंस एक्सरसाइजिंग पावर्स सैटर्ड अनदर मिथ दैट इंडियंस वेर नॉट फिट टू रूल। तो एक बहुत बड़ा काम तो इन्होंने ये भी किया कि जो ये सोचते थे ना ये लोग कि इंडियंस तो रूल कर ही नहीं सकते हैं, दे आर इन्फीरियर, दे आर नॉट सुपीरियर टू अस, हमें होना ही पड़ेगा यहाँ पे ताकि सोसाइटी को हम लोग लीड कर सकें, इनको रूल कर सके। ये भी इन्होंने डिसअप्रूव कर दिया, ये दिखा दिया कि मतलब हम सरकार बना भी सकते हैं, हम सरकार चला भी सकते हैं, अच्छे काम कर भी सकते हैं, हम लोगों को खुश भी कर सकते हैं, ये भी प्रूव कर दिया इन्होंने। तो ओवरऑल दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया तो भाई एक लाइक बनता है, मारो खटाक से। और चैनल पे नए हो, अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। दोस्तों में फैला दो इसको, और अच्छा मटेरियल सब तक पहुंचना चाहिए। दैट्स ऑल, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, बाय बाय, टाटा।